हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड या रोटेशन ऑफ द अर्थ कि अगर अर्थ की रोटेशन से जी की वैल्यू पे क्या क्या असर पड़ता है वही पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम जी का वेरिएशन 3 पॉइंट पे पढ़ चुके हैं, हाइट पर, डेप्थ पर और शेप पर अर्थ की। अब चौथा पॉइंट है वो है रोटेशन। हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन के ऊपर कि जब अर्थ की रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम जो समझेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है ताकि बच्चे इस चीज़ को समझ सकें कि लैटिट्यूड होता क्या है। दिमाग में जैसे लैटिट्यूड सुन रहे होंगे तो वैसे दिमाग में तो अल्टीट्यूड नाम आ रहा होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक एंगल है। क्या है? ये है एक एंगल। एंगल का नाम है लैटिट्यूड। तो वही हम समझेंगे कि क्या कौन सा एंगल है। देखो, बहुत प्यार से समझना, आराम से समझना, कोई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लो अपनी अर्थ है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। क्या हो रही है? इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रही है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखो, यहाँ से एक, देखो जो प्लेन डालना है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है? इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डालना और सेंटर से पास होना चाहिए। जो इस प्लेन का नाम है, इस प्लेन का नाम क्या है? वो है इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। ऐसा समझ में? देखो, इक्वेटोरियल प्लेन अगर तुम्हें समझना है तो ऐसे करना कि जैसे मान लो घर पे सेब, आलू, टमाटर, जो भी फल ले सको, ऐसे लेना और बीच से ऐसा कट कर देना ऐसा, और फिर उसको ऐसे उठा के देखना, जो कटोरी जैसा दिखता है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल प्लेन सा, सर्कल सा, वही कहलाता है इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब जो सेंटर से पास हो और जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब देखो, क्लियर यहाँ तक? तो मान लो यहाँ से एक ऐसी, मतलब ये प्लेन है पूरा। अब ये जो एंगल बनता है, मान लो कोई पार्टिकल्स यहाँ है, मान लो यहाँ तुम हो, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, मान लो पार्टिकल्स है तुम यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनता है, जनरली उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते। तुम कोई भी सिंपल एग्जाम, थीटा मीटा जो भी समझना हो समझ सकते हो। इस एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं हम लैटिट्यूड। तो आखिरकार इसका क्या लिख लो? दोनों लोगों की डेफिनेशन लिख लो, इक्वेटोरियल प्लेन की और लैटिट्यूड की। मुझे उम्मीद है कि लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक लैटिट्यूड की वैल्यू है 45 डिग्री। जैसे अपन π/2 लिखते हैं, वो बात अलग है। 45 ज़्यादा फील होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ आ गए, अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ है, यहाँ मान लो तुम्हारी महबूबा का घर है, तो इसका मान लेते हैं कि इसका जो एंगल होगा वो हमने मान लिया 30 डिग्री। मतलब अपना अपना से, मतलब इमेजिन करके मतलब फील होने लायक बता रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ जाए। अब इक्वेटोरियल और लैटिट्यूड की डेफिनेशन लिख लो। तो ये रही दोनों सिंपल सी डेफिनेशन, आराम से लिख सकते हो। देखो, इक्वेटोरियल प्लेन बना क्या? इक्वेटर से। तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इससे बना है इक्वेटर से। अगर जानना चाहो तो यहाँ होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कंफर्म हो गया कि नहीं? कोई ज़्यादा समस्या बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसे और अच्छे इमेजिन करके समझना तो ऐसे समझ लो कि जो हेमी स्फीयर होता है ना, ये जो हेमी स्फीयर का जो सरफेस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ये दोनों डेफिनेशन है, वीडियो पॉज करके लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगी। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं क्या इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड या रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन जी। कि आखिरकार इसकी वजह से अर्थ पे क्या, मतलब जी पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे मान लो सबसे पहले क्या करो, पेन एंड कॉपी तो लिए हो गए। हमने बनाई एक अर्थ, हमने एक अर्थ नहीं बनाई, मतलब हमने रिप्रेजेंट किया है। अर्थ है, ये मान लो क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन है। ईस्ट, वेस्ट। ये मान लो, मान क्या लो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है।
अर्थ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, अपने एक्सेस पे रोटेट होती ना, उस पे ये रोटेट हो रही है। हमने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, हमने ये पॉइंट ले लिया है, क्या ले लिया हमने, ए पॉइंट ले लिया है, समझ गए हो। अब देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, तब जाके समझ में आएगा। हम तुम्हें एक अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखो अच्छी तरीके से समझने के लिए तुम्हें ऐसे समझना है कि मान लो ये पार्टिकल्स है, तो ये मान लो ऐसे यहाँ पे है, तो देखो समझना कि आखिर का जो स्फीयर होता है तो ऐसा अपन के रहेगा, मतलब ये पार्टिकल्स यहाँ हैं, क्या है, यहाँ है पार्टिकल्स रहा है यहाँ, ये बोलते हैं, हमने क्या कहा है कि ऐसे से इसके सेंटर से पास हो रही है। तो जैसे मान लो, देखो सुनो, हमने कहा कि ये रहा ये इसका सेंटर, देखो ये मान लो ऐसे है, देखो जब अर्थ ऐसे रोटेट होगी ना, तो देखो ये पार्टिकल से रोटेट हो रहा कि नहीं, जी अपनी पोजीशन, इस पोजीशन के, देखो मान लो ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो पार्टिकल्स हैं, ये इसका घर है, दोबारा समझो, देखो ये इसका घर है, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। जैसे मान लो तुम 24 घंटे के लिए अपने बेड पे सो गए, तुम तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन ये अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये तो स्पेस के जो सराउंडिंग है इसके रेफरेंस में ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। इसी चीज़ को अपन को समझना है। तो ये मान लो इसी जगह थे, तो ये अर्थ ऐसे घूम के, ये पार्टिकल्स ऐसे घूमा कि नहीं घूमा 24 घंटे में, 24 घंटे अपनी पोजीशन में दोबारा आया होगा कि नहीं। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल्स ने यहाँ से क्या लगा लिया, एक सर्कुलर मोशन लगा लिया है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है r, और अर्थ का रेडियस है r। एक चीज़ याद रखना है कि r हमेशा छोटा ही होगा या इक्वल टू होगा r के बराबर, इस बात का हमेशा याद रखना। तो अपन ने ये पार्टिकल्स यहाँ था। एक चीज़ जानते हैं कि जो वेट होता है वो हमेशा टूवर्ड सेंटर लगता है, तो इस ऑब्जेक्ट पे वेट, मतलब तुम पे क्या, कहाँ वेट लगेगा, टूवर्ड सेंटर, जो क्या हो जाएगा, ये जाएगा mg। जब ये कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली ऐसे घूमती है और ये इसका सेंटर होता है, इसके लिए सेंटर ये रहा। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि नहीं, तुमने कहा अच्छी बात है। तो ऑब्जेक्ट एस यहाँ अगर इस साइड घूम रहा है तो इस साइड कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस साइड कौन से लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होता है। तो r इसका मास m है, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, m v²/r। यहाँ तक कन्फर्म, जस्ट अपोजिट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन बस अपोजिट होता है। इसका मतलब ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ये किस, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तुम कहोगे ओमेगा, और तुम एक रिलेशन जानते हो b = ω/r। यहाँ तक कन्फर्म। तो इसको तुम क्या लगोगे, m v², ये छोटा r रहेगा है, r²/r, इससे r कैंसिल, तो m r ω² हो जाएगा। मतलब इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो m r ω²। कन्फर्म। हम क्या करेंगे, फिर बनाएंगे कंपोनेंट्स। हम क्या बनाएंगे, फिर बनाएंगे कंपोनेंट्स। तो ये क्या रहा है, और एक रहा ये, इसको रेडियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल, क्योंकि टेंजेंट से टच करके जा रहा है। ये तो लैटिट्यूड है, मतलब एंगल सब्सटेंड कर रहा, तो इसे बोल देते हैं हम लैम्डा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। कैसे, एक तुमने पढ़ा होगा ऐसा f बना के पढ़ते हैं, जितना एंगल होता है उतना ही एंगल होता है। देखो कुछ ऐसे ही तो f ही तो बन रहा है यहाँ, तो ये भी ये लैम्डा है। हमने कहा था जहाँ से थीटा चिपक के जाता है वहाँ था कॉस थीटा, m r ω² कॉस लैम्डा, यहाँ आ जाएगा m r ω² साइन लैम्डा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे तो नहीं लगता कि इतने हिसाब से तुम्हें कोई भी दिक्कत आई होगी, अभी तक तो नहीं आने वाली होगी। इतना हम लोगों ने समझ लिया है। डाउनवर्ड mg लग रहा है, बिल्कुल कंफर्म है। देखो ये जो r है, ये r,
ऐसे ही तो है। और ये रहा कितना, ये तो अभी कुछ नहीं है इसमें और इसमें, ए आर है, ए आर है। और इन दोनों में तुम्हें क्या बनाना है, एक रिलेशनशिप बनाना है। देखो ये लैम्डा है तो ए भी लैम्डा ही होगा, तो ये रहा लैम्डा। अब तुम क्या बनाओगे, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक। अपने पास बेस है, हाइपोटेन्यूज कौन सा लगाओगे, कॉस, कॉस लैम्डा। कॉस लैम्डा मतलब बेस, देखो बेस जैसे चिपक के जाए आर और हाइपोटेन्यूज आर, तो आर इक्वल टू आर कॉस लैम्डा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इतना तुम समझ गए हो, कोई दिक्कत? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता दिए कितना है, उसे कंपोनेंट करके हमने बता दिए, वो ही बता दिए। देखो सुनो, आखिरकार अब हमें देखना कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है टूवर्ड सेंटर। क्या लग रहा है, टूवर्ड सेंटर। तो हम क्या करेंगे कि एम जी, इसके लिए थोड़ी फोर्स की जानकारी होनी चाहिए। एम जी इक्वल टू, देखो टूवर्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ के एक्सेलरेशन को बोल देते हैं हम जी लैम्डा। ओवरऑल हम जो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन को जी लैम्डा बोल देते हैं। तो एम जी लैम्डा इक्वल टू एम जी माइनस इसके जस्ट अपोजिट में क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। कन्फर्म? एम से एम कैंसिल आउट, तो जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। कन्फर्म? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत आने वाली। ये रही तुम्हारी पास फाइनल इक्वेशन। अच्छा, कहीं कोई कंपोनेंट छूटा तो नहीं है? नहीं छूटा है। देखो अपने पास अब अपन को ये चीज़ तो अपने पास रहती नहीं है, अपन को सब चीज़ किस में लानी है, लैम्डा में लानी है और कांस्टेंट वैल्यू में लानी है। तो हमने देखा था कि इसकी जगह क्या रख दो, ए रख दो। तो जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस आर कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये रही जी लैम्डा की वैल्यू। तो देखो अब जी लैम्डा की वैल्यू किस किस पे डिपेंडेंसी है, इसकी वैल्यू तो हमने देख लिया कि वो 9.80 लोगे, तुम कंफर्म लेके चलोगे। आर अर्थ का रेडियस भी चेंज नहीं होने वाला है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाली है। अब जो मेन है वो होता है लैम्डा चेंज। लैम्डा चेंज होने का मतलब जैसे मान लो अर्थ है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इसकी एक्सिस है, तो कभी मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 डिग्री बना, कभी 45 बना और कभी 60 बना। कभी तुम यहाँ खड़े थे, कभी यहाँ थे, कभी यहाँ थे। तो इस जगह तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा। मतलब बिल्कुल बेसिकली क्या है, तुम्हें लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंसी देखने को मिलेगा। तो अगर देखो लैम्डा एंगल ऑफ लैटिट्यूड एंगल जो चेंज होता है, अगर वो इंक्रीज होगा तो कॉस लैम्डा डिक्रीज होगा। क्या क्या होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी तो कॉस लैम्डा की वैल्यू जीरो, क्योंकि देखो जो कॉस थीटा के जो तुम देखोगे तो क्या होता है 0 1 1/2 रूट 3/2 1/√2। मतलब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे इसकी कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा वैसे वैसे जी लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या होगी, जी लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम सिंपल सा एक घुमा के लिख सकते हैं कि जी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्या हो सकता है, लैम्डा। तो अब तुम्हारे पास कंडीशन आ सकती है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पाई जाती है और मिनिमम वैल्यू कहाँ पाई जाती है। कि इक्वेटर पे कितनी होगी और पोल पे कितनी होगी। देखो एट इक्वेटर, कि इक्वेटर पे कितनी होगी। इक्वेटर पे तुम जानते हो कि इक्वेटर मतलब लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू 0
ई लैम्डा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इसकी जगह जीरो रखोगे, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो जी लैम्डा की वैल्यू इक्वेटर पे ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी। कन्फर्म। अब जो हमारा मेन है वो कितना है, एट पोल, कि पोल पे वैल्यू क्या आती है। पोल पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जब पोल पे तुम यहाँ आ जाओगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तुम कहोगे 0। तो जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90। तो ये हो गया पूरा 0। तो जी लैम्डा की वैल्यू आ गई है जी के बराबर। तो अगर हम देखना चाहें तो मिनिमम यहाँ होती है मिनिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मिनिमम होती है इक्वेटर पे, और पोल पे होती है मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तुम निकाल सकते हो कि इक्वेटर पे कितनी होती है, पोल पे कितनी होती है। सिंपल से तुम्हें कुछ नहीं, यहाँ जो जी की वैल्यू रखनी है आर 6400 किलोमीटर, ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता कर, थोड़ा नेट से सर्च करोगे तुम्हें वो भी मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कैसे कैसे क्या निकालते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो एक हम रुड़की जो 1888 में 1988 में आया था क्वेश्चन, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैं उसको पिकअप करता हूँ। देखो क्वेश्चन लिख लो पहले, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन तो आखिरी में बता ही दूंगा। तो क्वेश्चन लिख लो पहले। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इस क्वेश्चन कैसे समझना है। देखो उसमें कहा गया है कि आखिर का अर्थ कितनी स्पीड से क्या हो, रोटेट हो। रोटेट मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात करी जा रही है, मतलब अपनी एक्सिस पे कितनी स्पीड से रोटेट हो कि उसका मास 3/, उसका वेट 3/5 हो जाए किसका, जो अभी इनिशियल मास है, सॉरी इनिशियल वेट है। तो किसके है, जो अभी प्रेजेंट में इसका वेट है उसके 3/5 टाइम हो जाए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि अगर तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता चल जाएगी तो उसका तो तुम्हें सिंपल से क्या निकालना है, एम से मल्टीप्लिकेशन कर देना है और तुम्हें वेट पता चल जाएगा। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन एट इक्वेटर पे जो होती है जी इक्वेटर इक्वल टू होती है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये होती है इक्वेटर पे। और अगर कोई पोल की पूछे तो ये होती है जी के बराबर। कन्फर्म, कोई दिक्कत। और जी होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। देखो सुनो, तो हमने कहा है कि वेट हो रहा है, जो मान लो जो अभी वेट है v2 है, वो 3/, टाइम्स किसका है, जो वेट हो जाएगा उस एंगुलर वेलोसिटी पे वो अभी इनिशियली का 3/5 टाइम्स है। तो मतलब ये है कि एम जी ई जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी सुनो मतलब दोनों इक्वेशन में एम से मल्टीप्लाई कर दो। ये रही तुम्हारे पास वेट की, ये रहा तुम्हारे पास सिंपल सा वेट। देखो अभी तुम्हारे पास वेट कितना है, वो है एम जी। अब जो इसमें कंडीशन कहा गई है कि उसने कहा है 3/, टाइम्स कर दो किसका, जो प्रेजेंट वेट है 3/, टाइम्स, और प्रेजेंट है तुम्हारे पास एम जी। तो इसका मतलब इसकी जगह तुम्हें क्या लिखना है, 3/5 एम जी इक्वल टू एम जी माइन एम आर ओमेगा स्क्वायर। या फिर तुम सिंपल सा कह सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर पे 3/5 टाइम्स हो जाए जी का, क्या हो जाए, 3/5 टाइम्स हो जाए जी का। तो ये
एम तो कॉमन है 3/5 जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू तुम सॉल्व करोगे पूरा यहाँ घुमा फिरा के लाओगे तो 2g अपॉन 5r अंडर रूट ओमेगा। जी की वैल्यू 9.8 के आसपास लेते हैं। 2 इंटू 9.8 अपॉन 5 इंटू आर की वैल्यू 6400 इंटू 10⁻3। 10⁻3 इसलिए करेंगे ताकि उसे हम मीटर में चेंज करें। मीटर में इसलिए चेंज किया ताकि हम उसे ऐसा यूनिट में ला सकें। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगी 7.8 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन पर सेकेंड। उन्होंने कहा है कि अगर g की वैल्यू इनिशियल अभी जो प्रेजेंट है उसके 3/5 टाइम्स हो जाती है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो एंगुलर वेलोसिटी होगी 7.8 10⁻⁻4 रेडियन पर सेकेंड। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध और। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। उसमें कहा गया कि मान लो अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, उस स्फीयर का रेडियस है r इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, या फिर ऐसे लग सकते हो 371234 मीटर। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इतने मीटर है। उसने कहा है कि एक्सिस को रोटेट करने वाला इसको दोबारा इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम कितना लगता है? उसने कहा 1 डे। 1 डे मतलब 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड। तो इसको करके लाओगे 8.64 इंटू 10⁻4 सेकंड। मतलब अगर तुमसे कहा जाए कि एक दिन में 86412 इतने सेकंड होते एक दिन में। तो ये रहे सिंपल से। कभी कभार एसएससी में से छोटे मोटे क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं, कभी ना कहीं पूछ लेते हैं कि बताइए, कोई ना कोई पूछ लेता है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। कोई बड़ा तीर नहीं है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में और 24 घंटे एक दिन में 24 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो तो तुम्हें सेकंड में आंसर आ जाएगा। सेकंड का आंसर सेकंड में आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा है, हमने तो एक बात कह दिया है कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू अलग होती है और पोल पे जी की वैल्यू अलग होती है। उन्होंने कहा है कितने का डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस निकालना है। एट इक्वेटर ई जी की वैल्यू क्या होती है? तो सिंपल सा क्या होता है, जैसे अगर मान लो जनरल लिखवाता हूँ मैं तुम्हें, तो ई लैम्डा इक्वल टू होता है जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये जनरल है। इसकी हेल्प से तुम किसी भी जगह अर्थ की किसी भी सरफेस पे तुम जी की वैल्यू निकाल सकते हो। कन्फर्म? अब देखो इक्वेटर पे कितनी होती है, वो होती है लैम्डा की वैल्यू इक्वेटर पे 0 हो जाती है तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। एट पोल कितनी होती है? पोल पे होती है जी के बराबर, क्योंकि यहाँ 90 टू 0 के बराबर। ये पहली, ये दूसरी इक्वेशन है। दूसरी में से पहली को माइनस कर दो। हम क्या करेंगे, दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे। जी पी माइनस जी इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। कन्फर्म? और तुम क्या जानते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? वैसे ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। लेकिन जब कोई एक पूरा कंप्लीट लगा के आते हैं तो कंप्लीट कितने का लगता है? वो लगता है 2 पाई का। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड, मतलब पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने इतना टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, जी पी माइनस जी आर ओमेगा की जगह लिख लो को 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा का आंसर हम 2 पाई टी में क्यों लाए हैं? समझने वाली बात यही है
कि डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू भी कुछ लोग रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि फलाना ढेंकाना ढेमकाना इतना होते हैं, फलाना रखो आंसर रखो पटाख आंसर पाओ। लेकिन अपन साइंस के स्टूडेंट रट्टाफिकेशन में बिलीव नहीं करते हैं। देखो अपन को पता है कि एक दिन में कितना सेकंड होते हैं और कितना एक दिन में एंगल घूमता है, तो हमने जान लिया इतना घूमता है इतना डे होते हैं, तो हम इसमें लगाएंगे। तो आर मतलब हमने कहा क्या 6 3 7 और पॉइंट था यहाँ इंटू 10⁻6 मीटर इंटू 2 पाई रखे रहने दो। अब देखो टाइम है वो कितने में निकालना है, वो निकालना है, देखो यहाँ स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ स्क्वायर होगा 6.37 इंटू 10⁻6 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। 6.37 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर, और यहाँ तुम क्या रखो सिंपल सा रख दो आंसर। तो इतना कितना निकाला था हमने 8.64 इंटू 10⁻4 सेकेंड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आसानी से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पाई की वैल्यू वही रख दो 3.14 होता है, तो पाई स्क्वायर भी तुम इजीली निकाल लोगे। देखो इसको तुम जब सॉल्व करके लाओगे तो इसका आंसर आएगा 3.37 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है, इतना सा आया है, इतना सा फ़र्क आता है, तो मुझे लग रहा कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आ जाता है। अगर मान लो पोल है, पोल पे जी पी की वैल्यू होती जी की मतलब 9.8 के बराबर। तो अगर तुमसे कहेंगे इक्वेटर पे कितनी होती है, तो 9.8 में से माइनस कर दो इतना 3.37 टू 10⁻⁻2। -2 समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ तक पॉइंट जाएगा। देखो 3.37 इंटू 10⁻⁻2, इसको किस में लिखोगे, अगर पॉइंट में लिखने के लिए पहुंच जाओगे तो कितना होगा 3.037 इतने पे आएगा। देखो 0.0337 इतने से माइनस करो, मतलब 9.8 में से माइनस करो 0.0337 करो 9.8 0.0337 3667.9 इतना रहा तुम्हारे पास। ये इक्वेटर पे वैल्यू होती है 9.7663। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, क्योंकि मुझसे गलतियाँ अक्सर होती रहती हैं। तो यहाँ तक बताइए आपको क्वेश्चन करने में क्या समझ आया, जो भी डाउट्स हो कन्फ्यूजन जो भी गलती हो प्लीज़ बता देना, क्योंकि गलतियाँ होती रहती हैं, मुझे पता है मैं कैलकुलेशन में अक्सर गलती करता रहता हूँ। तो बताइए कि आपको यहाँ तक पढ़ते हुए कैसा लगा है। कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बताएं कि आपको कैसा लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई भी टॉपिक में परेशानी आ रही हो तो उस टॉपिक का नाम डालो, फिर डाल दें बाय KP सिंह, या फिर इतना ही डाल दें टॉपिक का नाम डालें, आखिर मेरा नाम डाल दें KP सिंह, तुम्हें आसानी से टॉपिक मिल जाएगा।